नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपकी मदद के लिए लेकर आते हैं, ताकि अगर आप कहीं भी अटक रहे हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में तो योर मनी आपकी मदद करेगा। और योर मनी की कोशिश यही रहती है कि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस भी देते हैं कि आप क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर, कैसे अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए, काफी सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप शामिल हो सकते हैं शो में। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही ये शो लाइव भी देख सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा मौजूद है। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका योर मनी पर। और हम क्वेरीज को शामिल करें उससे पहले एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, वो है पेटीएम होल्डिंग का इन म्यूचुअल फंड्स। और पेटीएम के स्टॉक में जो हमने लगातार गिरावट देखी है, जो आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस हुई हैं, ना ही सिर्फ पेटीएम उपभोक्ताओं को टेंशन हुई है बल्कि उन इन्वेस्टर्स को भी हुई है जो इस स्टॉक को एज एन इक्विटी होल्ड करते हैं, साथ ही उन इन्वेस्टर्स को भी जिनके म्यूचुअल फंड हाउसेस का या म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर पेटीएम के स्टॉक में रहा है। लगभग 68 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका 2000 करोड़ के करीब का एक्सपोजर है पेटीएम के स्टॉक में। और तो इनफैक्ट ये थोड़ी चिंता की बात तो है ही। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, लिस्ट तो आई एम श्योर 68 म्यूचुअल फंड्स की बात हो रही है मिस्टर रुंगटा, तो काफ़ी लंबी होगी। कौन कौन से वो म्यूचुअल फंड्स है जहां पर ज़्यादा एक्सपोजर जिनका पेटीएम के स्टॉक में रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके म्यूचुअल फंड में जो सेट ऑफ स्टॉक्स में पैसे लगाए जाते हैं, अगर कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता भी है तो क्या इम्पैक्ट होता है उस स्कीम की परफॉर्मेंस पर? क्या स्ट्रैटेजी यूजुअली फंड मैनेजर्स की ऐसी सिचुएशन में रहती है? देखिए दीपाली, आपने जो हाईलाइट किया है वो पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर पहले तो क्या इम्पैक्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर हम एक एक एनालॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो फंड हाउसेज जिन्होंने मेजर एक्सपोजर ले रखा था वो लिस्ट में अगर हम देखें तो मेराई की 2-3 स्कीम्स हैं जिसमें काफी एक्सपोजर है। करीबन 500-600 करोड़ 700 करोड़ तक का एक्सपोजर आप देखें मेराई की स्कीम्स में है। क्वांट मिड कैप ने ले रखा है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में एक्सपोजर है, निप्पॉन मल्टी कैप में है। दीपाली, अगर हम ये इस तरह से देखें कि 2000 करोड़ इन्वेस्टेड है सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को मिला के, अगर हम एयूएम का परसेंटेज देखें तो ये 0.06%, मतलब 0.1% से भी नहीं, 0.1% से नीचे है जो एक्सपोजर पूरा इंडस्ट्री का एयूएम है उसका जो पेटीएम के स्टॉक में है। एक चीज हमें हमें ये समझनी है कि जो यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट्स का, जो मान लीजिए जो मोटा मोटी सारी म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करती है, वो करीबन 500 कंपनियों को ट्रैक करती है। टॉप 500 कंपनीज है जिनमें से उनका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है। अब कोई ना कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जब आप ऐड करते हैं, फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी होती है वो है कि वो डाइवर्सिफाई करते हैं। कोई भी एक स्टॉक में वो एक परसेंटेज एलोकेशन से ज्यादा करते नहीं। तो मान लीजिए स्कीम की एयूएम है 1000 करोड़, वो 5%, 3% या 2% ऐसे कोई भी एक कैप लगाते हैं कि भाई हम कोई भी एक कंपनी में इतना परसेंटेज एलोकेशन से ज्यादा करेंगे नहीं। दूसरी चीज देखी जाती है कि इंडस्ट्री एलोकेशन का भी कैप होता है कि भाई अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में है तो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों को मिला के मेरा एक्सपोजर 10% से ज्यादा नहीं होगा, या कोई भी परसेंटेज जो इंटरनली उनका रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे करते हैं। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि क्या कोई भी फंड मैनेजर इसे प्री एस्टिमेट करके कि आरबीआई का ऐसा कोई रेगुलेशन आने वाला है उसके बाद मार्केट गिरेगा, हो सकता है वो कोई ट्रैक करते हैं, बहुत डीप रिसर्च होती रहती है उनकी, तो कोई ना कोई पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही कोई फायदा होने वाला है तो फंड मैनेजर उसका भी फायदा लेने के लिए उनकी रिसर्च चलती है। तो यही एक एक्टिव फंड मैनेजर का काम है। दूसरी बात है, क्या ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिनोमेना है इंडियन इंडियन इक्विटी मार्केट्स में? जी नहीं। ऐसे बहुत सारे पास में केसेस आते हैं जिसमें कोई ना कोई, जैसे सत्यम कंप्यूटर का स्कैम था, या कोई भी ऐसी कंपनीज के जो कोई कुछ भी गलत न्यूज आती है उसके बारे में, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, इसी चीज को निगेट करने के लिए वो एलोकेशन करते हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया कि वो अगर कोई भी स्कीम में एलोकेशन देखेंगे 2%, 3% से ज्यादा एक कंपनी में वो नॉर्मली रखते नहीं डाइवर्सिफाइड फंड में। तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना है? एज एन इन्वेस्टर आपको इतना डीप में मेरे हिसाब से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक रेगुलर मार्केट का प्रोसेस है। कोई भी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो करीबन 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, और उनका मकसद ही ये होता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा करेगी, कोई कंपनी डूब जाएगी, कोई कंपनी का अच्छा प्रदर्शन है, कोई एवरेज रहेगा।
तो इन सब का एक एवरेज मिला के आपके लिए जो रिटर्न जनरेट होता है वो आपको देखना है। सिर्फ हम पेटीएम देख लें, फिर हम कोई दूसरी कंपनी देखें, रिलायंस मान लीजिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या आप उन कंपनियों की, उन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की लिस्ट बनाएंगे जिसमें रिलायंस का ज्यादा एलोकेशन है? जी नहीं, ये एक इन्वेस्टर का काम नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई भी रिटेल इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड हाउस में पैसे लगा रखा है, ये निश्चिंत होकर कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि कोई भी एक स्कीम में 2% या 3% से ज्यादा एलोकेशन है नहीं। और दूसरी बात, ये फंड मैनेजर उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास एक रिसर्च टीम है, जो भी बदलाव करने होंगे वो आपके बिहाफ में कर रहे हैं। तो प्लीज आप इतनी इतनी चिंता ना करें और अपना कोई भी एलोकेशन बदलने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यानी ये वो तमाम स्कीम्स जहां पर एक्सपोजर थोड़ा डिसेंट भी है, 5% तक का भी है, उन इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से। मिस्टर रुंगटा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड रखें एज इट इज़ इन म्यूचुअल फंड्स में। जी हाँ दीपाली, क्योंकि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर खाली एक स्टॉक की होल्डिंग देखते हुए अगर स्कीम में बदलाव कर रहा है तो ये एक ट्रेडिंग बराबर हो गया। वो ऐसी कोई भी स्कीम में स्थिर तरीके से इन्वेस्टेड रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हर टाइम कोई ना कोई कंपनी का अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ रहा है तो क्या आप उस स्कीम में सारा शिफ्ट करेंगे? नहीं। अगर हम यूटीआई इनोवेशन फंड की बात करें जिसमें करीबन 5% है, तो ये एक थीमेटिक फंड है। तो ये थीमेटिक फंड में एलोकेशन ज्यादा होने हैं, तभी हम कहते हैं कि आप थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस सेक्टर को अच्छी तरह समझना है। अगर हम ये इनोवेशन फंड के अलावा दूसरी स्कीम्स देखें, उसमें आप देखेंगे करीबन 2% या 2.5% या 3% मैक्सिमम एलोकेशन है। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी इन्वेस्टर को कोई भी एक्शन, इसी तरह अगर कोई कंपनी का कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है तो क्या आपको वो स्कीम्स में शिफ्ट करेंगे? आई डोंट थिंक ये एक्सरसाइज रिटेल इन्वेस्टर को करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है उन तमाम इन्वेस्टर्स को जो इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, जिनकी होल्डिंग पेटीएम के स्टॉक में है और एक बैलेंस अप्रोच लेकर ऑलरेडी फंड मैनेजर चलता है, तो चिंता ना करें। बात करते हैं अब कॉलर्स से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं योगेश सैनी दिल्ली से। योगेश जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मेरा ये सवाल लिया। मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें मेरी SIP चल रही है, कुछ में स्टेप अप है, कुछ में स्टेप अप नहीं है, और एट प्रेजेंट मेरा पोर्टफोलियो वैल्यूएशन 36 लाख का है, और अभी आज से मेरा टाइम होराइजन 12 इयर्स का है, मेरी एज 51 इयर्स है। तो क्या ये मेरे जो SIP इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, ये 2 करोड़ का कॉर्पस मैं अचीव कर पाऊंगा, या इसमें मेरे को कोई चेंजेस आप सजेस्ट करना चाहेंगे? थैंक यू। ओके, तो 42,000 के आसपास की इनकी ये SIP चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू जैसे इन्होंने कहा 36 लाख है, 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। और फंड ये एक बार रीलुक करना चाहते हैं कि कैसा है इनका पोर्टफोलियो। क्विकली मैं मेंशन कर दूं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, मिराई एसेट लार्ज कैप इनके पास है, साथ ही SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI गोल्ड फंड, इन सभी में तो ये 5-5 हज़ार ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 7,500 रुपये महीना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में ये डाल रहे हैं 6,000 रुपये महीना, और SBI मल्टी कैप में 3500 रुपये महीना। तो मिस्टर रुंगटा, पहले तो इनके फंड चॉइसेस कैसी लगी आपको, प्लस इनके गोल पर क्या राय है, जो कि 2 करोड़ का है, 12 साल में 36 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू? तो देखिए योगेश जी, अच्छी बात यह है कि आपका अगर जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 36 लाख रुपए का, प्लस जो आप 42,000 रुपीज की SIP कर रहे हैं, प्लस आप जो टॉपअप करने की बातें कर रहे हैं, 2,000 के लगभग आपकी सालाना टॉपअप होगी। अगर ये सारे फैक्टर्स हम देखें और 12% से हम एक्सपोलेट करें कि भाई अगर ऐसा ही इन्वेस्टमेंट्स आप करते रहें और 12% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, तो 12 साल में खुशखबरी ये कि आपका 2 करोड़ से 2.8 करोड़, तो मतलब 2 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख तक की रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा। सो जो आपका टारगेट था 2 करोड़ का, वो पूरा हो रहा है। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, आज की तारीख में करीबन 40% आपका एलोकेशन स्मॉल कैप्स की तरफ है। अगर आप स्मॉल कैप सेगमेंट को समझते हैं और बहुत कॉन्शियसली आपने इस डिसीजन लिया है कि भाई आपको स्मॉल कैप में ऐसा एलोकेशन करना है, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई कारण से आपने सिर्फ 5 रिटर्न या ऐसा कोई देख के अपना एलोकेशन 40% स्मॉल कैप में रखा है, तो मेरा सुझाव रहेगा, आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, 2 अलग अलग कर रहे हैं, एक 5,000 की, एक 6,000 की। तो एक स्कीम को आप स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट करिए, ताकि आपका लार्ज, मिड, स्मॉल सब में अच्छी तरह एलोकेशन होगा। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की कोई भी एक स्कीम बंद कर दी जिसमें 2 आप कर रहे हैं, और एक व्हाइट ओक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। बाकी सारी स्कीम्स ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। आप अपने लक्ष्य से ज़्यादा ही इकट्ठा कर सकेंगे, लगभग 3 करोड़ तक की राशि एक्यूमुलेट कर पाएंगे। पोर्टफोलियो आपका बेहतर है, थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, व्हाइट ओक मिड कैप उसकी जगह आप शामिल कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे अगले कॉलर से। रवि प्रकाश है पटना से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। तो मेरा सवाल ये है कि करंटली मैं 13,000 मंथली SIP कर रहा हूँ पास्ट 2 ईयर्स से, और मैं इसको डबल करना चाहता हूँ अगले आने 1 साल के अंदर। ओके, तो मेरा ये सवाल है कि करंटली मैं टोटल 5 SIP कर रहा हूँ, क्या वो सही है या नहीं? और मेन है कि मेरा 20 साल का टारगेट है 1.5 करोड़ का लमसम, क्या वो अचीव हो पाएगा इस 5 म्यूचुअल फंड में? बस लेते हैं 5 म्यूचुअल फंड्स बता दूं पहले मैं मिस्टर रुंगटा को। कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, मेरे एसेट ELSS टैक्स सेवर, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन फंड्स में तो ये डाल रहे हैं 3-3 हज़ार रुपये महीना। क्वांट स्मॉल कैप में 2,000 रुपये महीना है, और ऐसे पोटेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में 2,000 रुपये महीना। टोटल 2.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 1.5 करोड़ का टारगेट है 20 ईयर्स में। बताइए सजेशंस आपके। हाँ, रवि जी देखिए, जो आपकी स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और जो आपके एलोकेशंस हैं, आपने जो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और जो ELSS वगैरह जो और इंटरनेशनल एलोकेशन, ये सारे जो करते हो एलोकेशंस और स्कीम्स दोनों अच्छी हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे जाते हुए जब आप कोई भी स्कीम जोड़ेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड नहीं है। सो सिर्फ आगे जब भी आप SIP बढ़ाने की सोचें तो एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। बाकी इन्हीं स्कीम्स में और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दीजिएगा। सो 6 स्कीम्स टोटली होंगी और कोई आपको जोड़ने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने कहा कि आपको 13,000 की जगह डबल करना है, तो वो डबल के लिहाज से भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपके लक्ष्य का सवाल है कि अगर हम 12% से देखें कि 20 साल तक आपका रिटर्न अगर 12% CAGR रिटर्न मिलता है, तो आप 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। सो उस लिहाज से भी आप सही मार्ग पे हैं, और कोई भी आपको बदलाव पोर्टफोलियो में करने की जरूरत नहीं है। मिड कैप आप जोड़ सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। रवि जी, SIP आप चाहें तो आगे इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं, मिड कैप को ऐड कर सकते हैं। बाकी रही आपके गोल की बात, तो 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप 20 ईयर्स में एक्यूमुलेट कर सकेंगे। ये आपके लिए सजेशन है। बाकी आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वो बेहतर हैं, आपने सभी जगह डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। इनकेस अगर आप SIP बढ़ाएं तो एक मिड कैप ऐड करें। राधे यादिकर हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र से। राधे नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम राधे यादगीकर। सर, मेरा एक 2-3 क्वेश्चन है। एक 20,000 की SIP करंटली चल रही है मेरी। मैंने मेरा डिटेल्स जो भी म्यूचुअल फंड्स है वो मेल किया है आपको, पोर्टफोलियो, और 2.5 लाख का करीब करीब अभी पोर्टफोलियो है, और 2 लाख का अभी और मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो, और मेरा टारगेट है लगभग 1 करोड़ 7 से 8 साल में। Okay. और इसके अलावा मैं यूलिप भी है मेरा, एक ICICI प्रूडेंशियल यूलिप 50,000 एनुअली। तो सर अपना 4 साल स्किप करूं या कंटिन्यू रहने दूं? ओके। या नहीं, आपके यूलिप का पहले तो नाम क्या है, कितने साल हो चुके हैं आपकी यूलिप को? लॉक-इन पूरा हुआ है या फिर नहीं? कुछ डिटेल? नहीं, लॉक-इन नहीं पूरा। ICICI प्रूडेंशियल का यूलिप है वो, एनुअली 50,000 का। ये 7 इयर्स का है टोटल। ICICI प्रूडेंशियल की राधे जी बहुत सारी यूलिप्स आती हैं, सबके नेम्स अलग अलग होते हैं। ICICI प्रूडेंशियल तो हाउस है। बाकी आपको कितना टाइम हो चुका है इस यूलिप में, जिसमें आप 50 यूलिप में 3 साल मैडम। ओके, हाँ, ठीक है। ओके, तो मिस्टर रुंगटा, पहले तो मैं इनके 2-3 सवाल है बेसिकली। पहला तो इनका है जो SIP चल रही है 20,000 पर मंथ की, जिसकी वैल्यू 2.5 लाख के आसपास है। फंड्स कौन से हैं इनके पास पर मंथ बेसिस पे? कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी, साथ ही DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड, कोटक BNF सर्विसेज, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, कोटक इक्विटी हाइब्रिड। और इन सभी 8 फंड्स में 2,500 ईच डाल रहे हैं, यानी टोटल इनकी SIP है 20,000 की।
दूसरा सवाल इनका ये है कि 2 लाख लमसम भी डालना चाहते हैं तो इसी पोर्टफोलियो में से किसी एक फंड को पिक करके डाल दें या कोई नया फंड ले। तीसरा एक यूलिप है जिसका नाम तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट आईसीआईसी प्रूडेंशियल की यूलिप है, 3 साल का ये रीपेमेंट कर चुके हैं, तो एज्यूमिंग अभी लॉक इन पूरा नहीं हुआ है, तो क्या सजेशन इनकी इन इन्वेस्टमेंट्स पर, और प्लस जो ये गोल लेके चल रहे हैं 1 करोड़ का 7 ईयर्स, वो कितना लाइकली है? देखिए दीपाली, अगर हम इनका कॉर्पस की बात करें, क्योंकि 7 साल का टाइम होराइजन है और इनका जो पोर्टफोलियो है इक्विटी और डेट का मिक्स बनाया ना, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इक्विटी डेट का मिक्स है, तो अगर हम 10% CAGR एज्यूम करते हैं तो इनकी जो 7 साल में जो कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकते हो करीबन 30 लाख रुपया, तो इनका 1 करोड़ का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स 3 गुना कम से कम करने होंगे अगर 7 साल में इन्हें कॉर्पस इकट्ठा करना है तो। जहां तक इनके एग्जिस्टिंग फंड्स की बात है, इनमें इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है, थीमेटिक है, वो भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, इनके स्मॉल कैप लार्ज कैप। सो आई थिंक इन्होंने कॉम्बिनेशन जो बनाया है ना 7 साल को देखते हुए, वो राधे जी अच्छा है। मतलब मुझे कोई कंप्लेन करने जैसी बात नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने अच्छा मिक्स ले रखा है कंसीडरिंग आपका टाइम होराइजन 7 साल का है। सिर्फ 5 साल होने के बाद जो आपके लक्ष्य 7 साल बाद है, तो 2 साल पहले ना आप इक्विटी से एक्सपोजर थोड़ा कम करने लग जाएंगे, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो जब 5 साल खत्म हो जाए और क्योंकि 2 साल बाद उसके बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे जितना आपका इक्विटी एक्सपोजर है वो कम करते रहिएगा, स्पेशली स्मॉल कैप फंड्स, क्योंकि वो एंड में अगर इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी तो आपके लक्ष्य पे जो आपका टारगेट है और आपके जो गोल्स हैं उस पर असर नहीं आए। जो 2 लाख रुपए आपको लमसम इन्वेस्ट करने, मैं सुझाव दूंगा कि जो आपके पास ऑलरेडी 8 स्कीम्स है, उन्हीं 8 स्कीम्स में आप उसमें इन्वेस्ट कर लें, कोई नई स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 लाख रुपए को स्प्लिट करें और 8 स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर लें जिसमें आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको उन्हीं स्कीम्स में आपका टॉपअप के रूप में एक एडिशनल लमसम चला जाएगा। जो यूलिप की बात है, आपने कहा 3 साल आपने भर रखे हैं, तो अभी जब तक 5 साल जो यूलिप पॉलिसीज के जो नियम है, जब तक आप 5 साल पूरा कंप्लीट नहीं करते, आप अगर पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, तो पॉलिसी का जितना भी फंड वैल्यू एक्यूमुलेटेड है वो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चला जाता है, जहां पे आपको बैंक रेट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, करीबन 4% आसपास समझिए आपको रिटर्न मिलेगा, और जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब वो पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो आज की तारीख में मैं ये सुझाव दूंगा कि हमेशा ये कहा जाता है और हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग करिए। जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड हो गए, PPF हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, वो फॉर दैट मैटर, या कोई भी प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करें, और इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो टर्म प्लान के जरिए पूरा करें। तो अभी भी क्योंकि आप 50,000 रुपया महीना साल का भर रहे हैं, अगर आप प्रीमियम भरना बंद करते हैं तो पॉलिसी डिस्कंटिन्यूएशन अकाउंट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा फंड वैल्यू, और वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। ये 50,000 आप SIP में बढ़ा दें तो मेरे हिसाब से जो नेट रिजल्ट आपको एंड ऑफ द पीरियड में मिलेगा वो ज्यादा बेटर मिलेगा। सो मेरा सुझाव ये है कि यूलिप बंद करें, ये 50,000 को SIP बढ़ा दें उसकी, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद जब ये पैसे वापस आएंगे वो आप उसको एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। उस समय का ध्यान रखते हुए कितना टाइम होराइजन है वगैरह, आपको डेट में लगाना है, हाइब्रिड में लगाना है, इक्विटी में, वो डिसीजन आप 5 साल बाद लेंगे। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताएगी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, और अब आप के सवालों को आंसर करने के लिए ऑलरेडी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। फिलिप्स हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से सवाल पूछने के लिए। फिलिप्स नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा बेटी का जो SIP 27,000 का है वो हमने व्हाट्सएप में डिटेल्स दे दिया है। उसका उम्र 28 इयर्स है, तो 20 साल में उसका कॉर्पोरेट फंड अराउंड 6 करोड़ का है। ये SIP में हो पाएगा मैडम? ओके, तो ये इनके डॉटर का पोर्टफोलियो है जिनकी एज 28 साल है। 27,000 के ऑलरेडी वो SIP कर रही हैं और ऑलरेडी 12 लाख इकट्ठा भी कर चुकी हैं। 20 साल में 6 करोड़ का टारगेट है। पैसे कहां पर डाल रही हैं फिलहाल? ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और साथ ही UTI फ्लेक्सी कैप। इन चारों में तो 3-3 हज़ार रुपए महीना डाल रहे हैं ईच। इसके अलावा SBI ब्लू चिप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक फ्लेक्सी कैप, इन सभी में 2-2 हज़ार रुपए ईच डाल रही हैं। तो काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर?
सो देखिए फिलिप्स, पहली बात तो 27,000 रुपए अगर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 या 5 स्कीम भी रखते हैं ना, तो आपका जो पर्पस है डाइवर्सिफिकेशन का, जो हर मार्केट सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना है, अलग फंड मैनेजर्स की जो एक्सपर्टीज लेनी है, वो सारा पूरा हो जाता है। तो आपका जो 27,000 रुपए है वो इस तरह से इन्वेस्ट करिए। मैं सारी स्कीम्स आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम से ही ले रहा हूं और सिर्फ एक जोड़ रहा हूं, कोटक म्यूचुअल फंड की। फोलियो सेम रहेगा, स्कीम बदल रहा हूं मैं। सो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 में आप 5,000 रुपए निवेश करें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कोटक का फोलियो आपके पास ऑलरेडी है, तो स्कीम नहीं दे रहा हूं लेकिन फंड हाउस पुराना है, उसमें 5,000 रुपए। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो अभी लार्ज एंड मिड कैप हो गया है, वो 5,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,000। तो स्कीम्स वही है, मैंने सिर्फ अमाउंट्स बदल दिए हैं ताकि आपका कंसोलिडेट हो जाए पोर्टफोलियो। अब बाकी जो स्कीम्स हैं उसमें से आप रिडीम करके इन्हीं स्कीम्स में आप उसको री इन्वेस्ट लमसम के रूप में कर दीजिएगा। जो आपके लक्ष्य का सवाल है, वो आप 20 साल में अगर हम 12 लाख को एस्टिमेट करें प्लस जो आप 27,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अनुमान लगा के चलेंगे तो आप करीबन 4 करोड़ आसपास इकट्ठा कर पाएंगे। सो आपका जो लक्ष्य 6 करोड़ का है, और उसके लिए आपको एसआईपी बढ़ानी होगी। आपकी बेटी अभी काफी यंग है, तो जैसे उनकी इनकम बढ़ती है आप एसआईपी बढ़ाइए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप 6 करोड़ का जो कॉर्पस है वो इकट्ठा कर पाएंगे। आपका जो एनपीएस और पीपीएफ है वो ऑब्वियसली उनको कंटिन्यू करने कह सकते हैं। तो पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा लंबा है, 10 फंड्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा कीजिए। और रही बात आपके गोल की, 4 करोड़ तो आसानी से हासिल कर लेंगे। 6 करोड़ के लक्ष्य के लिए थोड़ी एसआईपी धीरे धीरे वो और बढ़ा सकती हैं। एनपीएस पीपीएफ में निवेश जारी रख सकती हैं। नोट कर लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव कि आपको सिर्फ 5 ही फंड्स रखने हैं अपने पोर्टफोलियो। 5 फंड्स कौन से हो सकते हैं? ये आपके एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ऑलरेडी शामिल है, सिर्फ आपको बाकी स्कीम से पैसा यहाँ पर स्विच करना है। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 डालिए, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 डालिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 5,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और 7,000 डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो ये बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, यही सजेशन है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो मिस्टर रुंगटा की चॉइस के साथ नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कौन से आपके टॉप 4 फंड्स? मैं अलग अलग कैटेगरी के दीपाली दे रहा हूँ, और ये ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो के रूप में देखा जा सकता है। और इसके ये नहीं कि यही अच्छी स्कीम्स है, और भी होंगी, आप अपने हिसाब से डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। लेकिन मेरी पसंदीदा जो स्कीम्स है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड। ओके, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, 4 फंड्स हैं जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।